नमस्कार। फैजान हुसैन, हेमंत सिंह, बिहारी बाबू, प्राची, सनी यादव, सुषमा, दिव्या प्रकाश, राहुल से प्रताप सिंह, अनिकेत, शुभम, आशीष, जय, ईशांत यादव, मनोवर, दीपिका, प्रिंस यादव, दिव्या प्रकाश, हेमंत सिंह, राहुल, सुषमा, खुशरुद्दीन, क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा, ठीक बा? अमरजीत, स्नेहा, आर्या, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कीर्ति, सनासीस, कर्माकर, दिलीप, जय, राहुल, सुरभि, देव कुमार, निधि यादव, बहुत सारे नाम ले लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे, सबका नाम संभव नहीं है, बीच में नाम आ जाएंगे। आज आखिरी क्लास आप लोगों के साथ में थोड़ा सा उपेंद्र चौहान करें। नमस्कार, मुजफ्फरनगर से। थोड़ा सा भावुक भी हो रहा है, कुछ नाम जो है रोज पढ़ते हैं, बिहारी बाबू बच्चे डेली आता है क्लास में, फैजान डेली आते हैं, शांति यादव, अभी दिलीप, तो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। हाँ, बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, जैसे कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। अभी सब बाहर निकलते हैं, क्लास आखिर में लास्ट है, उसके बाद में करेंगे ना, तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्या हुआ? लगा ये बोर्ड में लग रहा है, ये क्या हो गया? और टाइम लिखा है सुबह के 8:52 रात के 9 बजे, इसने 52 मिनट बना दिया। चले चलो, राहुल मीना भाई के, राहुल मीना भाई के, शांति यादव भाई, ये दोनों इन्होंने खून पिया इस क्लास में। ये दोनों बड़े परेशान रहते हैं नाम सुनने के लिए। 3 बार ईशांत यादव जी हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, सब बच्चे इसका याद कर लो। और राहुल मीना, ठीक है, घर का लिखना चिट्ठी लिख देंगे आप, है ना, बहुत परेशान रहते हैं दोनों। कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। रंजीत आज लंका के फेवरेट आज बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। अभी बल्कि आपको बढ़िया है, बल्कि आपका सही टाइम खत्म हो रहा है। अभी मैं मुश्किल से शायद 10-12 दिन बाद ही YouTube पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, है ना, जो करीब एग्जाम चल रहा है, उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको मजा आएगा। और आप सभी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पे मैं YouTube चैनल लिंक डाल दूंगा, जिसमें हम क्लास लेंगे। तो अंकुर सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे बच्चे जुड़े ना, तो वहां पे डेली क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, 10 से कितने सही कर पा रहे हो। बाकी हम लाइव जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई संबंध समाप्त हो गया। हां, मैग्नेटिज्म के कुछ बैच में जो जिसमें क्लास ले लिया, उसमें क्लास चलाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, हर क्लास में एक बात मत सुना करो, है ना। चलो अब आप लिखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज, चलिए स्पेलिंग आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अरे आर्किमिडीज का सिद्धांत से पहले थोड़ा सा बचाओ, 1 मिनट को। आर्किमिडीज का सिद्धांत बाद में आएगा। कल मैं आपको क्लास में सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव पढ़ा था, जो ज्यादा भावना में बहने से ये होता है, ठीक है। अच्छा, आप 1 मिनट को बता देंगे, तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो। अब ये कल की क्लास में आपको कमेंट हटा दिया, वरना फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, कमेंट लगा देंगे तभी, वरना मेरा ध्यान जो है एकदम भटक जाता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है मेरे साथ, इसलिए देखता हूं, नहीं आता फिर। देखो, कल सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव में लास्ट में पढ़े थे, मैंने आपसे कहा था किसी भी लिक्विड की तल की टेंडेंसी होती है, लिक्विड कम से कम 6 तक में रहना चाहता है, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। तो बस एक बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से मच्छर पानी पर बैठ पाते हैं। तो मैंने बताया कि पानी में केरोसिन ऑयल मिला दो या डिटर्जेंट पाउडर मिला दो, सरफेस टेंशन कम कर सकते हैं, पानी को गर्म करके भी पृष्ठ तनाव कम कर सकते हैं। ये जो मेन बात थी हमने कर ली थी, और मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको पीडीएफ करा दिए, जो बच्चे कल आएंगे पता है। अब इस सरफेस टेंशन में एक बार और आएंगे, इस वाले से पहले 2 बातें और समझनी पड़ेंगी। एक बार लिखेंगे आप, कोहेसिव फोर्स तो बोलते हैं सहसंजक बल, सहसंजक बल। ये होता है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, संजक बल। देखो बेटा, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का डेफिनेशन ध्यान समझना, फिर हम आगे यूज करेंगे। अभी कोहेसिव फोर्स का मतलब है कि अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, एक ही पदार्थ के, जैसे मान लो कि आपने पानी लिया, मैंने टेबल डाल दिया, पानी फैल गया, तो पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का एक अणु बगल वाले अणु पे बल लगाएगा, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स है। जैसे शर्ट में रखिए, अब अगर धागे रेशे हैं, तो इस शर्ट का एक मॉलिक्यूल बगल वाले मॉलिक्यूल पे बल लगाएगा, कोहेसिव फोर्स है। मेरे हाथ में प्लास्टिक का मार्कर है, इसी का मार्कर का एक मॉलिक्यूल दूसरे पे बल लगाएगा, कोहेसिव है। तो कोहेसिव फोर्स वो होते हैं जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में काम करें। यानी कि आप तेल डाल दिया, सरसों तेल, तो सरसों तेल का एक मॉलिक्यूल बगल वाले मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, कोहेसिव है। पानी का मॉलिक्यूल पानी के साथ बल लगा रहा है, कोहेसिव है। कपड़े के अणु कपड़े के अणु के साथ बल लगा रहा है, कोहेसिव है। तो लिखेंगे द फोर्सेस between the molecules of same substance, the forces between the molecules of same substance, force लिखा तो आगे लिखना पड़ेगा। the forces between the molecules of same substance are called cohesive force। हिंदी में लिखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाएंगे, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। बेटा एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं? यहाँ पे नाम सुनो, ऐड करना, जुड़ना। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगेंगे वो कहलाएंगे एडहेसिव फोर्स। जैसे कि आपने पानी लिया, इसको सूती कपड़ा डाल दिया कॉटन का, तो पानी के मॉलिक्यूल सूती कपड़े के मॉलिक्यूल के बीच में बल लगेंगे, वो एडहेसिव फोर्स है। लकड़ी जो फेविकोल लगा दिया, तो लकड़ी फेविकोल के मॉलिक्यूल के बीच में बल लगेगा, एडहेसिव है। आपने क्या किया कि जैसे मान लो कि आपने ये पानी जो है वो किसी इंक में मिला दिया, तो पानी इंक के मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, एडहेसिव फोर्स। तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगेंगे। तो लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसे पूरा कॉपी पेस्ट करके इसी में ही हम करेक्शन कर लेंगे ना। ये एडहेसिव फोर्स होते हैं द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ different substances are called adhesive force, हिंदी में अलग अलग पदार्थ के बेटा बच्चे पढ़ाई करना डिस्टर्ब नहीं करो। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, बात से पूछ लिया मैंने ऐसे कि अलग अलग पदार्थ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में बल लगेंगे, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में बल लगेंगे, वो कौन सा बल कहलाएंगे? एडहेसिव फोर्स। और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में बल लगेंगे, वो कोहेसिव फोर्स। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं चाहता हूं कि दो चीजें आपस में चिपक जाएं, तो उनके बीच में एडहेसिव फोर्स मजबूत होनी चाहिए कि वीक होनी चाहिए? समझ लो कि आप चाह रहे हैं कि जैसे पानी है, इस सूती कपड़े से चिपक जाए, सूती कपड़े से सोख ले, ये लकड़ी फेविकोल से चिपक जाए, तो आपको क्या लगता है कि एडहेसिव फोर्स मजबूत होनी चाहिए कि वीक होनी चाहिए? कब ऐसा होगा? तो देखो आ जाओ, हेलो बोलो बच्चों, पहले बोलो, नंबर बोलो, मोरिया मोरिया बोलो बच्चों, ठीक है। तो अलग जाओ, वेरी गुड। अब बच्चों पढ़ाई करने दो, अब डिस्टर्ब नहीं करना, वेरी गुड। हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो चीजें आपस में चिपक जाएं, तो उसके लिए एडहेसिव फोर्स होनी चाहिए मजबूत। भाई आपको सोचो, ये कपड़ा पानी है, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स मजबूत होंगे, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में मजबूत होंगे, तो आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में अगर फोर्स स्ट्रांग होंगे तो कभी आपस में चिपक पाएंगे, वो तो एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर एडहेसिव फोर्स कमजोर है तो आपस में एड नहीं पाएंगे, चिपक नहीं पाएंगे। अब दूसरी चीज आपने देखना, जैसे कि आपने सुना कि फेविकोल के अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, ये किसी के साथ इजीली ऐड होता है, लकड़ी के साथ चिपक जाएगा। तो फेविक्विक है वो प्लास्टिक के साथ होती है, एडहेसिव प्रॉपर्टी चिपक जाएगी, सूती कपड़ा पानी के साथ चिपक जाएगा। तो आप चाहते हैं कि कोई वस्तु इजीली गीली हो जाए, तो उसके वो पानी के साथ उसका एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। दो चीज आपस में चिपक जाए तो एडहेसिव फोर्स मजबूत होगा, चिपकेंगे, एडहेसिव फोर्स कमजोर रहेगा, चिपक पाएंगे। अच्छा नंबर मोरिया का कमेंट, हां साथ में कम सुनता है, बताओ ये सुनने में कोई समस्या हो तो फिर आप लिख दें। मैग्नेटिज्म के बारे में 50 बार कमेंट कर चुके हैं पिछली 4 क्लास से, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, अपने सुनते नहीं करते, बार-बार चीज क्लास में, ठीक है। अच्छा अब लोग बात आते हैं,
टेंशन फिर से फर्स्ट नाउ एक और लिखेंगे कैपिलैरिटी एक्शन केसी का तत्व कैपिलैरिटी एक्शन केसी का तत्व। अब क्या होता है ये एग्जाम के अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछा आपसे और बच्चा क्या है बड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे कैपिलैरिटी एक्शन पे लगाना है क्या बताऊंगा ये सरफेस टेंशन पे लगाना है। मैं बहुत सिंपल से छोटा सा तरीका बताऊंगा आपको। आप 30 सेकंड 25 क्वेश्चन होंगे ना आप उन्हें 30 सेकंड में कर लोगे 30 क्वेश्चन को क्वेश्चन को देखना कि कमी होगी आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन चूज करना और कैपिलैरिटी एक्शन देखो एक सरफेस टेंशन फिक्स क्वेश्चन आते हैं ये बस एक बूंद गोलाकार की होती है नीचे पानी के ऊपर बैठते हैं सरफेस टेंशन कैसे कम कर सकते हैं पढ़ लिया। अब सरफेस टेंशन को आपको काट करना होता है। अब मान लो ऐसा हो कि कोई चीज जो है वो पानी से गीली ना हो रही हो पानी से गीला ना कर पाओ जैसे कि पॉलीथीन होती है ना इसके अंदर सब्जी लेके आते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन पानी से गीली होती है ये जो रेशमी कपड़े होते हैं ना सिल्क के वो पानी से गीले होते हैं तो अगर कोई वस्तु पानी से गीली ना हो पाई हो यानी कि पानी को एब्जॉर्ब ना कर रही हो या कर सकते हैं कि पानी उनके ऊपर अच्छे से फैलना पाओ पानी को सोखना पाओ एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो तो उन सब जगह हमारा आंसर सरफेस टेंशन प्रश्न होगा। जैसे कि देखना अगर मान लो जैसे लोटस का ये कमल की पत्ती है आप लोटस जो होता है कमल की पत्तियां अगर आपने सुबह देखना तो कमल के फूल की पत्ती होती है इनके ऊपर आपको सुबह उसकी बूंद दिखाई देगी उसके ऊपर उसकी बूंदें बहुत बड़ी होती हैं उसकी बूंदों से ये जो है कमल की पत्तियां गीली नहीं होती और आपसे पूछा कि कमल के फूल की पत्तियां गीली क्यों नहीं होती हैं तो वजह बता सकते हैं एक वजह बता सकते हैं कि जो कमल की पत्तियां हैं और जो पानी है इनके बीच में एडिसिव फोर्स मौजूद है नहीं एडिसिव फोर्स मौजूद होता तो कमल की जो पत्तियां है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती ये सोच लेती है अपने अंदर या फिर कह सकते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि पानी के सरफेस टेंशन की वजह से पानी को बूंद बना के बैठा हुआ है इसलिए पत्ती को गीला नहीं कर पा रहा यानी अगर पेपर में कहेगा कि कमल की पत्तियां पानी को गीला नहीं कर पा रही हैं या कमल की पत्तियां पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं उसकी वजह पानी का सरफेस टेंशन प्रश्न हो या आप बोल सकते हैं कि कोई सी फोर्स यहां पे ज्यादा मजबूत है अगर एडिसिव फोर्स मजबूत होते तो फिर आपस में एब्जॉर्ब इजीली कर लेती है। ऐसे मान लो आपने पॉलीथीन ले लिया पॉलीथीन या प्लास्टिक ले ली तो पॉलीथीन आप कभी पानी डालना पॉलीथीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है कभी तुम कभी पानी से प्लास्टिक पैक लाते हैं तो या किसी अपने मोबाइल को पॉलीथीन अंदर रखते हैं उसके ऊपर पानी गिरा ना तो पानी कैसे बूंद बूंद इकट्ठा हो जाएगा ये पॉलीथीन पानी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो अगर कभी कोई आपसे कहे कि पॉलीथीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी कमल की पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है ये पेपर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं कर रही है इसकी वजह पानी का सरफेस टेंशन की पानी के प्रश्न आपके पानी को बूंद बूंद बना के बैठा हुआ है या फिर कह सकते हैं कि एडिसिव फोर्स मजबूत नहीं है कोई सी फोर्स मजबूत है एडिसिव फोर्स मजबूत है तो आपस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई चीज पानी से तुरंत गिरी हुई है एकदम पानी को एब्जॉर्ब कर ले पानी उसके ऊपर फैल जाए स्प्रेड हो जाए और उनका हमारा कैपिलैरिटी एक्शन जैसे कि आप सोच रहे हैं आपके ऊपर पानी है आपने टॉवल लिया टॉवल सर रहा पूरा पानी टॉवल सोख लेता है क्यों टॉवल के अंदर धागे से निकल जाता है निकल जाता है अंदर वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं कैपिलरी का मतलब किसी का कमल होता है ऐसे ट्यूब जो सबके बाइक मोटाई की हो। अब हमारे जो तार होता है उसमें बाइक होते हैं जैसे तार करते हैं तो कैपिलरी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है इजीली क्या होता है हमारे से पानी हट जाता है। या आपने इसे देखा होगा कि जैसे कि आपके पास में एक दिया है और दिया के अंदर बाती है ठीक है इसे बाती कहते हैं बाती बाती अब इसमें तेल भरा हुआ है बड़े तेल भरा हुआ है लगातार ये तेल को एब्जॉर्ब करते रहेगी बाती क्योंकि जो बातियां हुई है वो बाइक होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं अगर बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब हो वो किसी से कैपिलरी एक्शन की वजह से या आपके पास में कोई फोटो का कपड़ा है न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर के ऊपर आपने पानी डाला पानी को तुरंत न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा तुरंत पूरा पानी को सोख ले तो कहीं पर पानी इजीली एब्जॉर्ब हो रहा हो पानी चीज को गीला कर पाओ लेकिन चीज गीली हो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा ये कैपिलरी एक्शन की वजह से हुई है या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एडिसिव फोर्स मजबूत है यानी कि न्यूज़पेपर पानी के बीच में एडिसिव फोर्स काफी स्ट्रांग है इसलिए ऐड हो गया तो एडिसिव फोर्स एसेंशियल स्ट्रांग होने की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखो एक छोटा दिमाग रखेंगे लिक्विड से चीजें गीली हो रही हैं लिक्विड को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं तो कैपिलरी एक्शन अगर लिक्विड से इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर रही लिक्विड को गीली नहीं हो पा रही है तो आंसर हमारा सरफेस टेंशन। अब जरा क्वेश्चन कितना स्पीड से कर लेंगे पहले क्वेश्चन नंबर लिखने का आंसर ठीक है फटाफट आंसर देने हैं सबके आंसर मैं चेक करूंगा अभी देखो वो प्रश्न का आंसर क्लास में युवराज दीपक सूरज देखो इसलिए कहा कि द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैंप राइजेस अप ड्यू टू ये दीपक की बाती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है और दीपक में ये जो बाती तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है तेल ऊपर चढ़ रहा है यानी बाती तेल को इजीली एब्जॉर्ब कर पा रही है इसका मतलब कौन सा अच्छा होगा वहां पे क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट की बाती जो कैप्सूल को अंदर एब्जॉर्ब करती है ये जो नॉर्मल दिया होता है वो सबसे तेल को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं जो जाते हैं वो सब किसकी वजह से एक्शन की वजह से आंसर का मेरा ऑप्शन। अब मैं कैसे क्वेश्चन दूंगा सबको आपको ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 29 वाटरप्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटरप्रूफ गुण क्या होती है तो वाटरप्रूफ कोट या टेंट के पास क्या होता है कि वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वाटरप्रूफ क्या होता है अंदर मेरे पास वाटरप्रूफ बैग है इसलिए कि बैग पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटरप्रूफ समझो ना आपने कोई कोट पहना वाटरप्रूफ ये आपने टेंट लगाया तो वाटरप्रूफ लोग वाटर को एब्जॉर्ब ना कर सके वो लिक्विड एब्जॉर्ब ना हो इन आंसर क्या होता है सरफेस टेंशन प्रश्न तो 29 का आंसर आएगा है ना। दुर्गेश बिहारी बाबू रंजीत प्रताप साइना दिव्या कृष्णा रंजीत वरुण सुनील नेहा भारती दिव्या शांत प्राची देवव्रतिया तिवारी सबको बराबर आंसर आ रहा है 29 का आएगा यानी बात को पढ़ पाओ आगे बात करेंगे क्वेश्चन का बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन व्हिच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग बर्नौली का प्रिंसिपल काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर 28 है टाइम खत्म करेंगे इसमें ठीक है। ये आपको बता रहे हैं द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज दैट एप्लीकेशन तो हाइड्रोलिक शब्द आ गया वो किस प्रकार करते हैं पास करते हैं यहाँ पे 23 का आंसर होगा जब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें फटाफट आंसर दे रहा हूं इसके ये क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 कीर्ति शुभम मौर्य सुषमा अर्चिता मौर्य कर भाई आदित्य नाजिया प्रवीण महक रवीश कुमार चौबीस कुमार जी देख रहे हैं आकाश निषाद करो इसने कहा कि सूती कपड़े का ग्लास में पानी में डुबाया जाता है तो गिला हो जाता है सूती कपड़ा पानी से गिला है पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन सा अच्छा कैपिलरी एक्शन है ना तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में अब दो तीन चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक मैं आपसे क्या बोला कि अगर कोई आपसे कहे कि प्लास्टिक को बताया प्रश्न की वजह से है ना एक बार अगर आपसे पूछा कि प्लास्टिक पॉलीथीन या कमल की पत्ती पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई सरफेस टेंशन की वजह से लेकिन सूती कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर कैपिलरी एक्शन की वजह से आप इस तरीके से चीजों कर सकते हैं ठीक। अच्छा अब आते हैं अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ठीक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इनके बारे में कहानी सुनेंगे उस कहानी से जुड़ा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं आपको कहानी बता रहा हूं। देखो इतना आज मैं सर्वाइकल किक करे और सर्वाइकल दर्द बड़ा भयंकर हो गया था तो मैं पूछा कि सोया थोड़ा आराम से मिला भी दिक्कत कर रहा है लेकिन मैं सोचा कि लास्ट क्लास है तो आज क्लास लेनी है तो फिर से दिक्कत कर रहा है सर्वाइकल बड़ी गंभीर समस्या है तो थोड़ा बहुत जो बच्चे जैसे आप ये योगा करते हैं हम लोग को टाइम मिलता नहीं है तो इसलिए फिर जो खराब होता है आदत डिवाइड है। देखो आर्किमिडीज जो थे ग्रीस यूनान में एक राजा के दरबार में थे तो राजा ने उनसे कहा कि हम ना अपने खजाने के लिए लगातार गोल्ड खरीदते रहते हैं ताकि हमारे खजाने में सोना बना रहे सोना पुराने जमाने से समृद्धि के इंसान आपको पता ही है ठीक है। अच्छा दूसरी चीज अब राजा ने कहा कि हम गोल्ड खरीदते हैं ये ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ मिलावट की जाती हो इसकी प्योरिटी का पता कैसे लगाएं ऐसा नहीं हम फर्जी से नकली सोना खरीद रहे हो तो उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं तो उसने कहा कि इस पता करो इसके बारे में कैसे पता लगाएं तो राजा जो था ग्रीस यूनान का वहां पे आर्किमिडीज साहब भी थे तो उन्होंने सोचा कि मैं पता करूंगा इनके दिमाग में ठान ली और पूरा दिन सोच रहे हैं शाम को रात को दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो रात को कहते हैं 11 बजे के आसपास हम सोचते हैं कि ठंडे दिमाग से सोचेंगे आराम से जब अपने बाथरूम में गए वहां पर बात भारी से पानी भरा था जैसे बाथरूम में कूदे तो तुरंत दिमाग में आइडिया आया और रात को बिना कपड़ों के भागते वाले पहुंचे और इनसे कहा कि मुझे आइडिया आ गया और मैंने कहा भाई नहीं आइडिया खत्म आ गया कि अब मैं कैसे बता सकते हैं कि जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं वो है कि नहीं है उसकी प्योरिटी कैसे पता लगा सकते हैं कैसे उसने ये काम करते हैं हम एक क्या करेंगे बाल्टी में पानी भरेंगे ऊपर तक पानी भर लिया उस बाल्टी को कम कर देंगे ठीक ना ठीक है अब कहेंगे पहले मैं कहेंगे सामने 1 किलो सोना खरीदा मार्केट से तो पहले 1 किलो सोना लेंगे इसके बारे में पता है कि प्योर है उस 1 किलो सोने को बाल्टी के अंदर डालेंगे उसे सोना बाल्टी के अंदर गिरेगा तो कुछ पानी हटाएगा अपनी बनाने के लिए तो पानी निकल के टप में जाएगा उस पानी को एक्सट्रा कर देंगे फिर सेम पानी से बाल्टी को भर देंगे अब जो 1 किलो सोना मार्केट से खरीदा वो बाल्टी में तो फिर से उतना ही पानी हटा यानी कि मेटल प्योर है नहीं है तो मेटल की प्योरिटी का पता
करने के लिए शुरुआती जो तरीका अपनाए वो किसने अपनाया आर्किमिडीज साहब ने कि एक बाल्टी जो है उसको पूरा पानी भरो उसमें 1 किलो सोना लेंगे तो कुछ पानी हट जाएगा उसे एक साइड में को वापस सेम पानी से भरो अब जो खरीदा सोना डालो और फिर से उतना ही पानी हटे तो प्योर है कम ज्यादा ऑर्गेनिक है उसके अंदर तो पेपर में क्वेश्चन है कि मेटल की प्योरिटी का पता लगाने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है तो प्योरिटी ऑफ मेटल्स धातुओं की शुद्धता का पता लगाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो ये आर्किमिडीज साहब ने और भी काम किया सिंपल मशीन के ऊपर काम किया पुली होती है जो ऐसे लोग खींचते हैं कुएं से पानी खींचने के लिए पुली होती है इसके ऊपर से घूमने होती है लीवर उत्पन्न करते हैं हम जो लीवर की सिंपल मशीन होती है घर वाला चिमटा सिंपल मशीन है चिमटा हो गया है ना जैसे ये प्लास हो गया ये चीज हो गया इस सिंपल मशीन आते हैं जो हमारे कार्य को आसान करें तो इन सब को बड़ा काम किया आर्किमिडीज साहब ने तो इन्होंने सिंपल मशीन जैसे पुली और लीवर पे भी काम किया है तो पेपर में उसी जमीन से पिछले साल क्वेश्चन आ गया था कि लीवर पुली धातु की शुद्धता का पता लगाने के लिए लीवर लगा के किस साइंटिस्ट ने बहुत कार्य किया तो शुरुआती जो काम इनको बताया आर्किमिडीज के द्वारा किया गया अब आर्किमिडीज ने जब ये धातु का बताया मेटल की प्योरिटी का पता लगाने वाला तरीका तो फिर उन्होंने इसको काफी चीजें की अब उनके पास डिस्कस करेंगे कि आर्किमिडीज साहब ने और क्या बताई अब आ जाओ देखो ये हमारे पास में एक मान लो कि एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड भर दिया फ्लूइड में मैंने आपको बताया कि फ्लूइड द्रव में लिक्विड गैस को एग्जांपल आप ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर फ्लूइड में नॉर्मली पानी का एग्जांपल लेंगे मान लो हमने पानी भर दिया ठीक है फ्लूइड लिया पानी अब यहां पे मान लो मेरे पास में एक वस्तु है ठीक अब जैसे वस्तु मान लो कि यहां पे कुछ मुझे कुछ किलो की है जैसे मैं पानी के अंदर डालूंगा ना अब क्या होगा ये से समझने के लिए क्या होता है उसको बाद में बताते हैं क्या करते हैं इधर हमारे पास एक बीकर में पानी भरा है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया है ठीक और इसका मास m है तो आपको पता है कि किसी वस्तु का मास m हो तो उसका वेट उसका भार कितना होता है आपको ग्रेविटी चक्कर में पढ़ाया था उसका वेट होगा mg कोई भी वस्तु उसका वेट भार में से नीचे की तरफ काम करता है जैसे कि मान लो मैं भी हूं तो धरती मुझे अपने केंद्र की तरफ खींच रही है तो एक वस्तु का वेट हमेशा करता है नीचे की तरफ काम लेकिन जैसे आप किसी वस्तु को किसी फ्लूइड में लगाओगे किसी पानी में हवा में किसी लिक्विड में लगाओगे तो लिक्विड पूरा बन जाएगा वैसे में अंदर क्यों आ रहे हो तो जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में लगाओगे ना तो लिक्विड भी ऊपर की तरफ धक्का मारेगा फोर्स लगाएगा उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल तो कोई भी फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल इसमें एफबी से और एफबी क्या है बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल अच्छा उत्प्लावन बल लगता है कि नहीं लगता है अभी मैं आपको फिर बता दूंगा इसे आप एक काम करो आज की क्लास खत्म होगी ना आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेना बिल्कुल खाली उसे टाइट बंद कर लेना खाली प्लास्टिक की बोतल है इसे पानी से भरी बाल्टी के अंदर दबाना और तली पे छोड़ देना जैसे अपना हटाओगे ना ये बोतल भाग के वापस ऊपर की तरफ आ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ क्यों आ रही है इस बोतल को अपने पानी की बाल्टी के तली पे खड़ा ये ऊपर से आ रही है इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा उस बल की वजह से आ रही है जब भी कोई वस्तु किसी फ्लूइड में किसी तरह में डाली जाती है तो फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसे बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल कहते हैं और किसी वस्तु का जो वेट है वो mg कहां की तरफ काम करता है नीचे की तरफ तो अगर कोई वस्तु किसी फ्लूइड में हो तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे एक तो वस्तु का वेट उसका भार कहां पे काम करेगा नीचे की तरफ और दूसरा उत्प्लावन बल कहां पे काम करेगा ऊपर की तरफ तो अगर पूछ ले कि एक वस्तु एक द्रव में रखी हुई है तो उसमें कौन कौन से बल काम करते हैं अगर वस्तु किसी द्रव में रखी हुई है तो उसमें एक बल काम करता है mg नीचे की तरफ को और द्रव का उत्प्लावन बल काम करता है ऊपर की तरफ तो पहले लिखेंगे two forces act on a body if it is placed in a fluid यदि कोई वस्तु किसी द्रव में रखी हुई हो यदि कोई वस्तु किसी द्रव में रखी हो तो उस पर दो बल कार्य करते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं पहला वेट ऑफ बॉडी वेट लगेंगे mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर दूसरा बियॉन्ड फोर्स ऑफ फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन दूसरा द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर अच्छा इतनी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है ये डायग्राम रखना है कि वस्तु किसी द्रव में रखी हुई है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं वस्तु का भार mg नीचे की ओर आपको कि वेट mg नीचे की ओर है और द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर जिस भी द्रव के वस्तु होगी वो द्रव ऊपर की तरफ बल लगाएगा उसको उत्प्लावन बल कहते हैं ऊपर की ओर अभी बात आप समझना कि अगर आपने कोई चीज फील की है आप किसी पत्थर को अपने हाथ में लेना भाई से पत्थर लेना बहुत दर्द होगा हाथ में लगेगा बहुत भाई सा है अब ये सेम पत्थर आप पानी के अंदर पड़ना बड़ा हल्का सा लगेगा मैं कंफर्टेबली पड़ पाऊंगा वैसे हम घर में अपने मामा जाते थे काम करते थे तो मेरे 12 थी तुम 12 जाते थे दोपहर में तो उसमें बिजली आती थी तो बिजली आती थी तो बिजली आती थी तो फटाक से कूद पड़ते थे नहाने के लिए तुम कई बार क्या करते थे बाहर हम ईंट पड़ रहा है ईंट बड़ी भारी लगती थी वही ईंट को तुम जब होती है इसमें नहाते थे ट्वेल्व में उस पर निकल सकती थी उस समय पता नहीं कैसे क्यों है मैं चीज समझो मेरे पास में ईंट है तो ईंट जो है इसका वेट नीचे की तरफ होगा ईंट नीचे गिरना चाहिए लेकिन मैं इसी को होल्ड कर रखा हूं ये नीचे की तरफ चाहिए मैं ऊपर की तरफ रहा हूं तो मुझे आपको ताकत लगी मेरी मसल हो रही है मुझे बहुत दम लग रहा है लेकिन मैं ईंट को पानी के अंदर पड़ूंगा तो पानी के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए फोर्स आ गया लेकिन जैसे ईंट पानी के अंदर पड़ूंगा तो पानी के ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो मुझे उतना फोर्स लगानी पड़ेगी इससे कोई वस्तु को पानी के अंदर हल्की लगती है तो अगर पूछे कि किसी वस्तु को फ्लूइड में रखते हैं किसी द्रव में रखते हैं किसी लिक्विड गैस में रखते हैं तो उसके भार में जो कमी आती है किससे आती है तो किसी वस्तु के भार में कमी आती है तो उसको उत्प्लावन बल लगेगा अब सोचो मान लो कि आराम से कहूंगी एक फोर्स लगा 20 न्यूटन इधर लगा 4 न्यूटन तो नेट फोर्स कितना बचा 20 बचा 100 न्यूटन बचेगा मान लो किसी वस्तु का वेट था वो 100 न्यूटन का है उत्प्लावन बल 30 न्यूटन का तो वेट सही लगेगा उसका तो वेट में कमी आएगी नहीं तो कोई वस्तु किसी द्रव में होती है उसके भार में कमी आती है उसके भार में कितनी कमी आती है जितना कि उसको उत्प्लावन बल लगे तो कोई पूछे कि एक वस्तु फ्लूइड में है द्रव में उसके भार में कमी आएगी किसके बराबर जितना कि उसको उत्प्लावन बल लगेगा क्योंकि ये उत्प्लावन बल का वेट लगा नीचे की तरफ उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ नेट फोर्स है डिफरेंस तो वेट 100 है और ये ऊपर 12 है तो वेट 80 लगे भार में कितनी आई 12 न्यूटन क्योंकि 12 न्यूटन का उत्प्लावन बल लगा था ये एक तरीका होता है किसी वस्तु के भार में कितनी कमी आती है जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालोगे किसी गैस में डालोगे तो जब लिक्विड आपने पानी डाला जब वस्तु आपने पानी डाली तो वस्तु पानी के अंदर जाएगी तो कुछ पानी को हटाएगी ना तो मतलब कोई पानी है आप उसमें पत्थर डाल दिया तो पत्थर अपनी जगह बनाएगा कुछ पानी को हटाएगा तो हटाएगा पानी उसका वेट कर लो हटाएगा पानी का भार होगा ना उतनी वस्तु के भार में कमी आती है तो किसी वस्तु के भार में कितनी कमी आती है जितना उसको उत्प्लावन बल करेगा या तो लिखा मिलेगा या उसके द्वारा पानी हटाएगा उसका भार जितना हटाएगा पानी का उतनी भार में कमी आती है तो हम लिखेंगे पहले लिखते हैं लॉस इन वेट भार में कमी होती है भार में कमी होती है बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल के भार जितना उत्प्लावन बल लगेगा वस्तु के भार में उतनी कमी आएगी वस्तु के भार में कमी आती है जितना उत्प्लावन बल कार्य करता है या फिर लिख सकते हैं भार में कितनी कमी आती है लॉस इन वेट इसके बाद होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड किसी वस्तु के भार में कमी होती है हटाए गए द्रव के भार के बराबर तो मैं लिख मिलेगा कि जब वस्तु पानी में होती है किसी फ्लूइड में होती है उसके भार में कितनी कमी आती है लिख मिलेगा जितना उसको उत्प्लावन बल लगे लिख मिलेगा कि उसके भार में कितनी कमी आती है जितना वो द्रव को हटाएगी हटाएगा द्रव के भार के बराबर होती है जैसे आप ये लिख सकते हो ये भार में कमी है तो ये लिख सकते हो कि किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है जितना लिक्विड को हटाएगी उसके भार के बराबर इन दोनों इक्वेशन को तो ऐसे ये लिख सकते हैं कि उत्प्लावन बल का मान कितना होता है बियॉन्ड फोर्स का मान कितना होता है हटाएगा द्रव के भार के बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड उत्प्लावन बल का मान होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर हटाए गए द्रव के
भार के बराबर, ये भी कह सकते हैं। हालांकि बॉयस के हिसाब से वो कहेगा एक वस्तु को हमने किसी फ्लूइड में डाल दिया, लिक्विड गैस में, उसके भार में कुछ कमी महसूस हुई, जितनी भारी भार थी उससे कम भारी लग रही है, भार में किसी बराबर है, तो टेक्निकली हमें मिलेगा कि जितना उसको उत्प्लावन लगेगा ऊपर की ओर उतनी भार में कमी आएगी। लेकिन अगर वस्तु किसी फ्लूइड में उतारते हैं उसके भार में कितनी कमी आएगी, वो वस्तु जो पानी हटाएगी उस हटाए पानी के भार के बराबर कमी आएगी। या ये भी कह सकते हैं कि उत्प्लावन का मान कैसे निकाल सकते हैं, उत्प्लावन का भार होता है हटाएगा तो भार के बराबर, तो कोई वस्तु में पानी हटाया जितना उस पानी का भार होगा उतना ही उत्प्लावन का मान होगा। ये छोटी मोटी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताऊंगा, तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, मुझे अभी पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन है द वेट ऑफ ए बॉडी विल बी मैक्सिमम इन, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, ऑप्शन देखना भी, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, पहला ऑप्शन है पानी में, एक ऑप्शन है एयर में, एक ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस में, एक ऑप्शन है वैक्यूम निर्वात में। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होगा। करो ये, उस्मान सनी, बिहारी बाबू से, प्रताप देवव्रत, कविता देवी, नाजिया रानी, रानी चौधरी, कमेंट में सबके सामने ये बताओ किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा कहां पर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, सब बच्चे ट्राई करेंगे। हमें बहुत आंसर है जो बच्चा बेटा बहुत गलत है। देखिए बताओ किसी वस्तु का वेट क्या होता है, mg, और नीचे का काम करता है, किसी वस्तु का वेट अधिकतम होगा जहां पर उत्प्लावन कम से कम लगेगा ना। किसी वस्तु का भार में किस वजह से होती है, भार में उत्प्लावन की वजह से, उत्प्लावन लगेगा तो भार में कमी होगी नहीं। किसी वस्तु का भार मैक्सिमम वैक्यूम निर्वात में, तो वैक्यूम का मतलब वैक्यूम खाली है ना, तो वैक्यूम तो कभी उत्प्लावन लगा नहीं सकता। किसी वस्तु का पानी होता है, उत्प्लावन लगाएगा, कोई भी फ्लूइड कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, चाहे एयर हो, गैस नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, पानी है, ये सब तो ऊपर तक उत्प्लावन लगाएंगे, भार में कुछ कमी आएगी। तो बात है कि एयर हाइड्रोजन गैस ना के बराबर कमी आएगी, ना के बराबर, लेकिन आएगी तो वैक्यूम में कमी आएगी। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा तो उसके भार में कमी ना आए। भार में कमी क्यों आती है, जो फ्लूइड जो ऊपर को उत्प्लावन लगाता है उसकी वजह से भार में कमी आती है। तो वैक्यूम का मतलब कि जब लिक्विड गैस को कुछ नहीं ना तो उत्प्लावन लगेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं वैक्यूम का मतलब सीधे पहुंच जाते हैं अंतरिक्ष में, वो सोचते हैं यहां पर वेट तो लगेगा। अब ये वैक्यूम का मतलब यहां पर मीडियम प्रेशर ना हो, जिस समय आप है उस समय एयर भारी का तो वैक्यूम पैदा होगा, तो किसी वस्तु को वैक्यूम पैदा होने से पहले वेट थोड़ी लगेगी। तो वैक्यूम का मतलब यहां पर मीडियम प्रेशर नहीं है तो उत्प्लावन नहीं लगेगा। तो आंसर है इसका, ये तो चॉइस कर दिया। अब दूसरी चीज अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया भाई सिंपल सा ध्यान रखो, जितना कम उत्प्लावन लगे उतना कम भार कमी आएगी, उत्प्लावन लगेगा नहीं तो बिल्कुल भार कमी आएगी। देखो फिर हमारे पास एक वस्तु है, इसका वेट मैंने mg नीचे की तरफ काम करता है, उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है। तो आपने चीज महसूस की होगी कि आपने अपने हाथ में कोई चीज ली, आपने अपने हाथ में कोई चीज ली, उसे पानी के अंदर डाल दी, तो पहले पानी वाला डूब गया, लोहे की भारी चीज पानी वाला डूब गया, लेकिन आपने कोई पानी में तैर गया, कोई और चीज पानी में तैर गई, तो कोई चीज पानी में कब तैरती है कब डूबती है उसे हम पता समझेंगे। पहले सिंपल तरीका देखो, अगर बेटा कभी ऐसा हो कि आपने कोई वस्तु को पानी में छोड़ा, तो आपको पता है कि वस्तु का भार हमेशा नीचे काम करता है, पानी में छोड़ोगे तो उत्प्लावन लगेगा। तो अगर किसी वस्तु का वेट जो है अगर वो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा हो, मतलब एक वस्तु का वेट है 100 न्यूटन, उत्प्लावन उसके ऊपर 80 न्यूटन लग रहा है, तो वेट वस्तु का ज्यादा हो, वस्तु लगातार नीचे गिर पाएगी और नीचे गिर जाएगी, डूब जाएगी। तो कोई वस्तु कब डूबती है, अगर उसका वेट ज्यादा हो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से। तो जितनी चीज आप डूबते हो देखते हो ना, पत्थर हो, लोहे की चीज हो, लोहे का गोला हो, ये सब चीजें पानी में छोड़ते क्यों डूबती हैं, इनका वेट होता है ज्यादा और पानी उत्प्लावन बल लग नहीं पाता। तो वेट ज्यादा है, उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स से डूब जाती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि बियॉन्ड फोर्स जो है वो ज्यादा हो वस्तु के वेट से, जैसे कि आप खाली प्लास्टिक की बोतल लो, तो खाली प्लास्टिक की बोतल उसे बंद करके पानी में रखा, जैसे हाथ हटाते हो पानी में भाग जाती है, पानी तो खाली बोतल से बहुत कम है, लेकिन पानी का उत्प्लावन उसका बहुत ज्यादा है। तो अगर उत्प्लावन ज्यादा वस्तु के वेट से तो वस्तु ऊपर की तरफ भाग जाएगी और सरफेस पर आकर तैरना शुरू करेगी। तो ऑब्जेक्ट विल मूव अपवर्ड एंड फ्लोट, तो वस्तु ऊपर की तरफ आएगी और तैरेगी। अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है, जैसे प्लास्टिक की बोतल में रखी, छोटी ऊपर की तरफ भागती है, सरफेस पर तैरती है, वस्तु ऊपर की तरफ उठेगी, वस्तु ऊपर की तरफ उठेगी और सतह पर तैरेगी। अच्छा दोनों तरफ बराबर हो जाए तो उत्प्लावन बल और किसी वस्तु का वेट बराबर, तो मैंने इक्विलिब्रियम मिला साम्य अवस्था, ना तो वस्तु नीचे की तरफ भागती गिरेगी ना ऊपर की तरफ उठेगी। अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो हीट गिरेगी, यहाँ छोड़ दिया तो हीट गिरेगी, यानी इक्विलिब्रियम मिलेगा, ना नीचे जाएगी ना ऊपर, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था। तो अगर बियॉन्ड फोर्स और वस्तु का वेट बराबर है तो साम्य अवस्था प्राप्त होगी, लेकिन ना वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी ना भाग ऊपर की तरफ आएगी, जहां पर टिका होगा वहीं पे झुक जाएगी साम्य अवस्था। वस्तु का बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ उठेगी, सरफेस पर तैरेगी, वेट ज्यादा हो तो तैरेगी, नीचे डूब जाएगी। ठीक है, ये छोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप आंसर एक चीज बताओ, अगर हम ये चाहते हैं कि वस्तु तैरे, बड़े से तैरे, तो सिंपल सी बात है तैरने के लिए बियॉन्ड फोर्स ज्यादा रहना चाहिए। तो बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगेगा वस्तु को भाग के खिलाए, वस्तु को तैरना आसान होगा, ज्यादा भाग जाएगा ना, और वेट ज्यादा होगा तो वस्तु लगातार नीचे की तरफ बैठती रहेगी, डूब जाएगी। लेकिन मुझे तैरना है किसी वस्तु को बियॉन्ड फोर्स होना चाहिए ज्यादा, ये बियॉन्ड फोर्स ज्यादा कम लगता है, बट जो बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन है ना ये कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ये डिपेंड करता है कि जिसके अंदर आपने वस्तु छोड़ी उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। वही चीज आप छोड़ दो पानी में, वही चीज आप छोड़ दो मरकरी पानी में, पानी बहुत ज्यादा डेंस है, पानी के अंदर कोई स्टील की बॉल भी जा सकती है, पानी ज्यादा डेंस है, तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगेगा। जैसे आप नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान है, समुद्र का पानी में बुरा है, समुद्र के पानी में इजीली तैर सकते हैं, समुद्र के पानी में समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा है, समुद्र का पानी उत्प्लावन ज्यादा लगेगा, आपको ऊपर की तरफ उठा के रखेगा, इसलिए आप उसमें इजीली तैर जाओगे। तो आप चीज ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन, द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उत्प्लावन बल का मान, उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अब ये बात आपको कितनी बार समझ आई, जब मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बता दिया मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 करो, ठीक है ना। देखो इसमें आके कोई मीठे पानी से समुद्र जल में चला जाता है तो वह डूब जाएगा, हल्का सा ऊपर उठेगा या नीचे डूबेगा, क्या होगा? बताओ, ये मान लो नदी का पानी है, नदी मीठे जल का पानी है, नदी ये समुद्र है, तो समुद्र का पानी नमक होता है, डेंसिटी ज्यादा समुद्र के पानी की, तो उत्प्लावन बल ज्यादा आएगा। तो मान लो यहाँ पे लिखना है जल्दी ना हो, ये समुद्र में जाएगा, समुद्र के पानी ऊपर उठेगी, समुद्र का पानी उत्प्लावन बल ज्यादा है, बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है ज्यादा, तो थोड़ा सा ऊपर तक उठेगा,
लिटिल हायर। तो बच्चे सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, कितने आंसर दे रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है। तो समुद्र में तैरना आसान क्यों है? समुद्र के पानी में नमक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंस पानी ज्यादा उपलब्ध लगाएगा, आपको उठा करके इजीली तैर जाओगे। नदी से समुद्र में पानी की डेंसिटी ज्यादा, उठा देगा। एक आध बंदा तो आंसर बता देगा इसका, कोई भी बता दे रहा है। और नेगेटिव टॉकिंग बोलने की चीज सरकारी है ना। अगर भगवान के सामने दुबत्ती सुबह शाम 4 बार करने से नौकरी लगती, दुबत्ती बहुत अच्छा कर रहा है, भगवान नौकरी से देगा, तो बुद्धि करेगा। देखो ये उसका भाई पहला क्वेश्चन है, नहीं मानने वाले कराएंगे, जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे कराएंगे। तो टॉपिक हम कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट काम का उसे कर रहे हैं। ऐसे तो हजार टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है कि जब कोई जहाज नदी समुद्र प्रवेश करता है तो ऊपर तैरता क्यों? उसके बारे में नदी से समुद्र ऊपर क्यों उठेगा वो? क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी होती है, सॉल्ट वाटर ऑफ सी इज डेंसर, समुद्र के खारे पानी की घनत्व अधिक, इसलिए ऐसा होगा, ऊपर उठेगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दे रहे हैं, उनका डी उनका सही है। रिवर के पानी की डेंसिटी समुद्र के पानी की डेंसिटी होती है, इसलिए उत्तोलन ज्यादा उठा करके ऊपर को। इंडिया में गलत कर दिया है, तो गलती वाली ठीक है, ठीक है। सनाउल इसके गलत है, लक्ष्य सांडल का सही है, संजना, दीपक, विराट, राजीव, ठीक है। अच्छा एक चीज है ना, जब उसको डूबते तैरती है ना, तो कई बार उसे अलग तरीके से पूछा जाता है। किसी वस्तु के डूबने तैरने वाला सिस्टम है, कई बार उसे अलग तरीके से पूछता है पेपर में, उसे देखना। तो आज की क्लास जब तक टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तक चलती रहेगी, बच्चा बोलना टाइम हो गया, खाना हो गया, ठीक है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी। अगर किसी समस्या हो तो क्लास रोक देना, अगले दिन देख लेना, कम से कम मोबाइल में रहेगी वो। देखो बेटा, मान लो कि आपके पास में एक वस्तु है और इस वस्तु की डेंसिटी है स्मॉल डी, डी क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का घनत्व। इस वस्तु को किसी फ्लूइड में किसी द्रव में डालने वाले हो, उस द्रव की डेंसिटी कैपिटल डी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कैपिटल डी किसका घनत्व है? द्रव का घनत्व जिसमें आप डाल रहे हैं, कैपिटल डी, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये वस्तु की डेंसिटी और द्रव की डेंसिटी, अब ध्यान समझना। मैं उन वस्तुओं की बात कर रहा हूं जिनके अंदर कोई खाली जगह नहीं है। इनके पेट्रोल ले लो, पेट्रोल के अंदर खाली होती है, नाव खाली होती है, घर में पैसे कुकर खाली होती है। हम किस बात करें? ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसमें खाली जगह है, बोला बोला पत्थर ले लिया आपने, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री स्पेस ना खाली जगह हो, अगर उसकी बात करें कि वो डूबेगा कि तैरेगा, याद रखना हर एक वस्तु जिसकी डेंसिटी जिसका घनत्व फ्लूइड से ज्यादा है वो डूबती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे आपको पता है कि बादल हवा में क्यों तैरते हैं, बादलों की डेंसिटी है वो हवा से कम होती है। ये लगा पेड़ पानी में क्यों तैरता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। लोगों का उसकी डेंसिटी ज्यादा है, अगर कुछ डूब रही है उसकी डेंसिटी ज्यादा, कुछ तैर रही है उसकी डेंसिटी कम। तो डूबने तैरने के वजह से पूछता है वो, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा, वस्तु का घनत्व घनत्व ज्यादा, वस्तु डूब जाएगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो उसको फ्लोट करके तैर जाएगी। अब मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछ लूं, ये बताओ लोहे के पानी में डूब रही है, डेंसिटी ज्यादा है, मैं आपसे कहूं कि लोहे की मरकरी में क्यों तैर रही है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी कम, डेंसिटी तैर रही है, डेंसिटी ज्यादा डूबेगी, डेंसिटी कम तो तैरेगी। ये आपको डेंसिटी ज्यादा डूबती है, डेंसिटी कम पर तैरती है, ठीक है। अब जैसे कि एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके में थोड़ा सा कुछ बताऊं अलग से। देखो ये आपको जानने के लिए है, इसे कई बच्चे लिखे हुए थे, इसे मरा आदमी क्यों तैरता है। मैं बच्चों से कहता हूं जिंदा आदमी भी तैरता है, मरा भी तैरता है। देखो यहां देखना ध्यान से, हर वो चीज तैरेगी जिसकी डेंसिटी कम है, पानी से पानी में तैरेगी, जिसकी डेंसिटी पानी से पानी में डूबेगी। अब देखना मेरा सबसे कम डेंसिटी होती है हाइड्रोजन गैस की, इससे थोड़ी ज्यादा होती है हीलियम की, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ज्यादा डेंसिटी होती है आइस की, है ना। उससे डेंसिटी होती है ह्यूमन बॉडी की, मनुष्य के शरीर की। अब टाइम लगेगा थोड़ा समझते हैं ना। उससे डेंसिटी होती है पानी की, डेंसिटी होती है चाइल्ड बच्चे की, और डेंसिटी होती है या चाइल्ड यानी सी वाटर, समुद्री जल, डेंसिटी होती है आयरन लोहे की, उससे डेंसिटी होती है मरकरी पानी की, उससे होती है गोल्ड सोने की, उससे होती है ओस्मियम। अब समझना बड़े नीचे की तरफ लिखा है, जो नाम नीचे लिखा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, नीचे की तरफ डेंसिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम है, बट ओस्मियम की होती है ज्यादा, तो डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसे बात समझना कि जो नाम नीचे लिखा हुआ है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इस अगर मैं पानी की बात करूं, इधर पानी पढ़ लो, तो पानी का चीज है, तो पानी की जो चीज लिखी है इनकी डेंसिटी ज्यादा, पानी में डूबेगी। जो पानी से ऊपर लिखी है इनकी डेंसिटी पानी से कम है, पानी में तैरेगी। तो पानी से ऊपर पानी में तैरेंगे, जो पानी से नीचे पानी में डूबेगी, चेक करके देखते हैं। मुझे बताओ ये बड़ा पानी, पानी से ऊपर आइस, आइस पानी में तैरती नहीं तैरती? यस, आइस पानी में तैरती है, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, बट पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस की डेंसिटी होती है वो होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आइस पानी के अंदर तैरती है। अब इसकी डेंसिटी जो है आइस की पानी की डेंसिटी 90% है। जब बर्फ को पानी में डालेंगे ना तो बर्फ 90% पानी में डूबेगी, 10% भागेगी। जिंदा आदमी पानी में देखो तैरता है लेकिन मर जाता है, आपको तैरना नहीं आता ना, जिंदा आदमी तैरेगा उसमें मेटल है। देखो मेरे ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी होती है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी पानी से कम है, हम पानी में डूब नहीं सकते, लेकिन मर जाएंगे अगर तैरना नहीं आता। क्यों? तो हमारी डेंसिटी 0.98 है, हमारी डेंसिटी पानी की डेंसिटी 18%। तो एक आदमी से तैरना नहीं आता और पानी के अंदर उतर जाए तो उसका शरीर 18% हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, तो डूबेगा नहीं, 18% पानी के अंदर निकल रहा है कि नाक और मुंह से ऊपर पानी पहुंच गया। तो अगर कभी पानी घूम रहा हो, स्विमिंग पूल का साफ मतलब शांत पानी हो, आपको बिल्कुल तैरना नहीं आता, पानी में उतर जाओ, आपका 18% हिस्सा अंदर रहेगा, हल्का फुल्का हिस्सा ऊपर दिखेगा। ऊपर लगेगा पूरे लोग खाता भाग जाओगे तो परसेंट आपके हाथ मारेंगे, पूरी दुनिया आ जाएगी। तो जिंदा आदमी पानी में तैरता ही है लेकिन मर जाता है क्योंकि 98% पानी के अंदर है। लेकिन आदमी मरता है ना तो उसकी बॉडी के अंदर डेंसिटी कम होती है, उसका शरीर फूल जाता है, शरीर फूल जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आपको ज्यादा तैरता दिखाई देता है। आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम द्रव्यमान बटे आयतन। तो आदमी मरता है तो शरीर फूल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा शरीर का, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो आदमी आपको ज्यादा भार दिखाई देगा। जिंदा आदमी तैरता, मर भी तैरता है, लेकिन जिंदा आदमी का 18% अंदर है तो 2% बाहर है। मरा हो सकता है कि 80% 20% बाहर दिखे, तो जिंदा आदमी भी तैरता है। इसलिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन मरकरी पारा, बड़ा मरकरी के नीचे लिखा हुआ है, इसलिए सोना मरकरी में सोना क्यों डूबता है? क्योंकि सोने की डेंसिटी कैसे ज्यादा है, लेकिन मरकरी के अंदर डूबता है। मरकरी से जितनी बात लिखी है मरकरी के अंदर तैरेंगे, तो मरकरी जो है उसके अंदर लोहा तैरता है लेकिन सोना डूब जाता है। एक चीज आपने छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी डेंसिटी पानी से होती है, छोटा बच्चा पानी पूर्ण रूप से डूब सकता है। एक बड़ा वयस्क व्यक्ति उसकी डेंसिटी पानी से कम है, वो पानी के ऊपर का पानी में तैरेंगे, पानी ऊपर भी तैरेगी, हमारा शरीर तैरेगा, लेकिन पानी के अंदर छोटे बच्चे 5 साल के ऊपर डूब सकते हैं। तो ध्यान रखना स्विमिंग पूल के आसपास हो, बच्चा को खेलने में ऊपर से पूरा डूब सकते हैं, उनकी डेंसिटी होती है छोटे बच्चों की, ठीक है। अच्छा अब ये बात आपको समझ में आई तो पहले क्वेश्चन बताओ फिर अगला क्वेश्चन में ध्यान रखना। तैरने के लिए डेंसिटी कम होनी चाहिए, डूबने की होनी चाहिए ज्यादा। छोटे बच्चा ज्यादा डेंस होता है, छोटा बच्चा पानी में पूर्ण रूप से डूब सकता है, हल्का से बाहर निकलेगा वो। यहाँ लिखा है लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पानी में तैरता है। तो लोहे का टुकड़ा पानी में डूबा है, लोहे की डेंसिटी पानी से डूब रहा है, पानी में कुछ पानी से कम होगी। चलो ऑप्शन देखो, लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तो पानी में डूबेगा, लेकिन पानी से कम है तो पानी में तैर जाएगा। तो अगर लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा, लोहे का पानी में क्यों डूबा? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से ज्यादा होगा तो डूबा, लेकिन पानी में क्यों तैरेगा? क्योंकि पानी से कम होगा। तो डी आंसर है। ठीक है करना क्वेश्चन नंबर 2। एक स्टोन क्यों तैरता है? उसमें पत्थर पाए जाते हैं ना, उनके हल्के छेद होते हैं, वो उतने डेंसिटी समुद्र के पानी से कम होती है, इसलिए तैर जाता है वो। उन्हीं पत्थरों की जगह पुल बनाएगा वहां पे। ठीक है कि में से कौन सा जगह पदार्थ घटक कम है, घटक कम बताना है। बड़ा मैं आपको बताया था कि जो गोल्ड का मटेरियल में क्यों डूबता है, गोल्ड की डेंसिटी मटेरियल से ज्यादा है, लेकिन लोहा स्टील को तैरता है उनकी डेंसिटी कम होती है, गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए मटेरियल में डूबेगा, लेकिन स्टील की बोल्ट को तैरती है मटेरियल में उसकी डेंसिटी कम होती है। तो 20 का आंसर है। तो ये बात अपने कम होने का मटेरियल में तैरता है, क्यों तैरता है उनकी डेंसिटी कम होती है, इससे डेंसिटी कम होगी तो चीज तैरेगी, ज्यादा होगी तो डूब जाएगी। बड़ा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे,
इसने कहा कि when the terminal velocity reaches the acceleration of the body moving through a viscous medium, श्यान माध्यम से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब सीमांत वेग पर पहुंचता है। इस क्वेश्चन में समझना ध्यान से, ध्यान से समझना, ये आपको समझना है। देखो एक बच्चा सवाल करता है कि विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता क्या होती है। तो विस्कोसिटी श्यानता मतलब होता है कि किसी लिक्विड का किसी तरल का गाढ़ापन, जैसे पानी है और शहद में पानी, तो शहद की विस्कोसिटी ज्यादा बन जाता है, जो चीज इजीली फ्लो कर जाए, इजीली बह जाए, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो पानी का श्यानता उसकी विस्कोसिटी का पानी इजीली बह जाता है, इजीली फ्लो कर जाएगा। लेकिन मटेरियल को एक बार एक हो जाएगा, मटेरियल में कोई फर्स्ट फैलेगा नहीं, तो विस्कोसिटी कम होता है, श्यानता का गाढ़ापन। तो जो लिक्विड गाढ़े होंगे वो इजीली फ्लो नहीं करते, जो कम गाढ़े होते हैं वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, अलग देखना। इसलिए कहा कि श्यान माध्यम से कोई लिक्विड तो गाढ़ापन है, तो कहा कि श्यान माध्यम से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब सीमांत वेग पर पहुंचता है। सीमांत वेग क्या है इसका मतलब ध्यान समझना। देखो अभी हम सबको पता है कि अगर मेरे पास में मान लो एक बहुत गहरा कंटेनर है, एक बहुत गहरा कुआं है, इसके अंदर मान लो कि कोई पानी भरा हुआ है ना, पानी ले लो, एयर ले लो, कोई लिक्विड ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको छोड़ दिया, मान लो बहुत भारी है वो, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो अपने वेट की फोर्स लगातार नीचे की तरफ आएगी। अब इसके ऊपर जो बॉन्ड फोर्स उत्पन्न लगाओ वो कितना लगाओगा, फिर उसको लगातार नीचे की तरफ भागेगी, उसका वेट बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने क्या किया, एक 500 किलो लोड को ले लिया, उसको पानी में छोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा नीचे भाग रहा है। तो आपको पहले नजर में लग सकता है कि मैं किसी भारी चीज पर छोड़ दूं हवा में या पानी में तो लगातार उसका वेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो किसी वस्तु को किसी पानी में, किसी हवा में, किसी गैस में छोड़ोगे ना, तो उस पानी की जो एयर की लेयर है ना वो उसके मोशन को अपोज करती है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं जमीन पर, तो जमीन सड़क हमारे फ्रिक्शन मोशन लगाती है, हमारी गति कम करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में, किसी तरल में, किसी गैस में भागती है ना, तो उसकी लेयर क्या करती है, फ्रिक्शन का काम करती है, उसकी स्लो कम करती है, उस पर एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल। ये विस्कस फोर्स तभी लगेगा जब वस्तु फ्लूइड में भारी होगी। इससे पहले मैं क्या बोला था कि वस्तु फ्लूइड में रखी है तो दो बार काम करेंगे, उसका वेट नीचे, उसका ऊपर, लेकिन वस्तु रखी है भारी लगातार, तो उस लिक्विड की लेयर है वो भी फोर्स लगाएगी, उसे विस्कस फोर्स, श्यान बल कहते हैं। तो ये एफवी है, इसमें कहते हैं विस्कस फोर्स, यहां पर पेंसिल लेता हूं से, विस्कस फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स। ये फोर्स तब लगता है अगर कोई वस्तु भारी होगी तो लगेगा श्यान बल। अब एक चीज बताना, अगर वस्तु अपने वेट की वजह से भाग रही थी अच्छी खासी, ये ब्रेक दो फोर्स है, उत्पन्न है और ये विस्कस फोर्स है, अपने वेट की वजह से भाग रही थी, लेकिन जिस लिक्विड में जिस गैस में भाग रही है उसके लिए ऊपर फोर्स लगा रही है, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ने देगा, अपोज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो जिस के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए, जिस सीमा के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए उसे कहते हैं सीमांत वेग, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग वो वेग है जिसके बाद वेग बढ़ना ही बंद हो जाए। आपको पता है ये काम ना होता तो देखिए जो संभावना होता, अब आप भाग गया अचानक से भाग गई, तो वैसे जो बूंदें गिरती है ना बादलों से, लगातार उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन वैसे बूंदें एयर से होती है, तो एयर की लेयर जो है उनकी वेलोसिटी कम करती है, और एक लिमिट के बाद में वैसे की बूंद का वेग बढ़ना बंद हो जाता है। तो वैसे की बूंद करती है उनकी बादल से गिरी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद बढ़ेगी, लगातार उससे गिरेगी। अगर ये ऐसा ना होता, लगातार वेलोसिटी बढ़ती रहती, वो वैसे की बूंद आपको बढ़ती है, गोली के पास लगाती, छेद कर देती है किसी में, खतरनाक काम होता, ऐसा कैसे आपको मौसम से खराब हुआ, सो वैसे की बूंद गिरी, सो गोली लगी, खत्म। तो बड़ा खतरनाक काम होता है। तो जब भी वस्तु किसी एयर में, किसी गैस में, किसी लिक्विड में भागती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक सीमा के बाद नहीं बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं आएगा, एक सीमा के बाद नहीं बढ़ेगा उसका, तो हम कहते हैं सीमांत वेग। अब उसका वेग नहीं बढ़ेगा, तो हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन का वेग परिवर्तन की तरह रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी का वेग में परिवर्तन एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। जब वस्तु सीमांत वेग को प्राप्त कर लेगी, यानी कि उस सीमा को प्राप्त कर लेगी इसके बाद वेग बढ़ेगा नहीं, जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो, ठीक है। तो हम कहेंगे जीरो रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज में विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, श्यान बल, ये होता है 6 पाई ईटा आरवी के बराबर। यहाँ पे ईटा से हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। अगर गाढ़ा तो श्यानता गुणांक का मान होगा, श्यानता गुणांक। अब मुझे बताओ श्यानता गुणांक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला उसका मात्रा निकाल पाओगे नहीं, बेटा ईटा जो है उसका होगा ये विस्कस फोर्स से नीचे आ जाएगा 6 पाई आरवी। तो फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, ये 6 माइक्रो पाई बस नापेंगे ऑब्जेक्ट मीटर में, और वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में। सेकंड पर पहुंच जाएगा तो मात्रा बनेगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सूत्र याद करना चाहिए कि न्यूटन की जगह लिखना ml की पावर -2, सेकंड की जगह t, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर। तो सब सोल्व करेंगे, एक ऐसे करके या ऊपर की जगह माइनस का, तो ml की पावर -1, दो माइनस t है प्लस t की पावर -1, ml की पावर -1 t की पावर -1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला ml की पावर -1 t की पावर -1। प्रमोद भी होता है, ऊपर की तरफ पुश लगता है, परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ लगने वाला बल को प्रमोद कहते हैं, ठीक है। अभी हमारे कुछ क्लास में ध्यान रखनी थी, ठीक है। इससे ज्यादा ये जरूरत नहीं है, तो कुछ होगा तो अपना से अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सारा यही क्लास में पढ़ोगे तो खुद के लिए कुछ छोड़ना नहीं छोड़ना है, बाकी हम लोग आपको प्रैक्टिस करते हैं YouTube पर। तो मैं आपको बताता हूं कि क्लास खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि संबंध समाप्त हो गए हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक संबंध वाला सिलेक्शन आपको होगा, अपने परिवार को पूछो, शादी ब्याह करो, फिर कोई मतलब नहीं, मैं आपसे आपको हमारे नहीं, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो तब तक हम आपसे मिलते रहेंगे। और जब तक नहीं मैं क्लास खत्म होते ही जो भी मैं आपको बात कहूंगा कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे, हम YouTube पर करेंगे, तो आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाना। अंकुश फिजिक्स नाम से मेरी बुक आएगी, आने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें, उसके बारे में इस टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा। अंकुश फिजिक्स नाम लिखना टेलीग्राम पर, और इसमें 37,000 बच्चों से जुड़ जाना, ठीक है। अब लास्ट क्लास में बताऊंगा किसी बच्चों को समस्या है, जिसको सोल्यूशन ना हो तो मुझे WhatsApp कर सकते हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं करना, कोई और नहीं है, आप लोग WhatsApp कर सकते हैं। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आप सोचोगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है तभी सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वजह ये है क्योंकि पूरे हमारे क्लास में मैं समझ रहा हूं, तो तभी मान लो जैसे समस्या की सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, WhatsApp पे हो, है ना। इस बात को जानना। तो बाकी हम लोग मिलते रहेंगे आपसे YouTube पर। तो मेरी तरफ से सभी के लिए समाप्त, जो आपको पढ़ा है सीखना, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना, कभी मैंने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया हो तो दिल से समाप्त हूं मैं। तो बात चल जाता है कि बड़ा होता है कमेंट सामने होते हैं, किसी के कमेंट से कोई ना चाहते भी इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसा कभी हो किसी बच्चे को, तो उसके लिए मैं समझ चाहूंगा कि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी को दुख है, किसी को 2 सेकंड बुला लगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी हम लोग YouTube पर मिलते रहेंगे। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हमारा सब चैनल भी ऐसे मेरा, ये बच्चा पूछा है, वो भी अंकुश फिजिक्स नाम से है, बाकी टेलीग्राम पे जुड़े रहना, तो वहां पर आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, वो करना, जो भी नई वैकेंसी आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और बाकी बुक्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, सारी चीजें होंगी, और वहीं पर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो जो चीजें आपको बताई